है वो है अब हम लोग जो टॉपिक जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम लोग कुछ इसके स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक का जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज आरडीएफ और आरडीएफएस, ये सारी चीजें आ जाएंगे। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, लेयर केक मॉडल में अगर हम देखें तो सबसे नीचे जो है वो यूआरआई था, वो हमने समझ लिया रिसोर्स क्या है, रिसोर्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूआरआई प्रदान करते हैं, और रिसोर्स जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिफरेंट रेजोल्यूशंस में हो सकता है। तो उसके बाद जो है वो अगर हम और ऊपर चले लेयर केक मॉडल में, तो हम बात करते हैं रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट की, जिसको हम बोलते हैं आरडीएफ में। ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम डेटा मॉडल है, बेसिकली डेटा मॉडल का क्या मतलब है कि जो डेटा को जब हम स्टोर करें तो किस तरह से स्टोर करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट्स अ सिंपल डेटा मॉडल और फॉर्मली डिस्क्राइबिंग द सिमेंटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ मशीन एक्सेसिबल वे। इस तरह से डिस्क्राइब, फॉर्मली का मतलब है कि मशीन उससे समझ सके, फॉर्मली डिस्क्राइबिंग द सिमेंटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ मशीन एक्सेसिबल वे। ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना और या स्टोर करना जिससे कि उसका जो मीनिंग है इंफॉर्मेशन का, सिमेंटिक्स है, वो जो है वो स्टोर हो सके, ठीक है, वो उसमें लागू हो सके। इस तरह से उसको किसी तरह से ऐसे स्टोर करना कि आसानी से हम उसमें मीनिंग निकाल सकें, ठीक है। तो ये कैसे होता है, सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिंटैक्सेस, बहुत सारे सिंटैक्सेस हैं, जैसे एक्सएमएल है एक स्टैंडर्ड है, बट एन3 ट्रिपल्स के फॉर्म में भी हम स्टोर करते हैं, टर्टल भी है, और भी बहुत सारे हैं, जेसन एलडी है, जेसन फॉर्मेट है, और भी बहुत सारे फॉर्मेट है जिन फॉर्मेट्स में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो तीन बेसिकली जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं इसके तीन होते हैं, रिसोर्स, जिसको हम हर एक रिसोर्स को हम एक यूनिक आइडेंटिफायर से जानते हैं, लिटरल्स, लिटरल्स का क्या मतलब है कि जैसे ऐसे कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसको जिसको हम यूआरआई प्रदान करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मान लीजिए डेट है, या फिर कोई वैल्यू है, जैसे कि नंबर है, तो ये सब क्या है, इनको हम यूआरआई नहीं देते, ये सीधा सीधा हम एज ए लिटरल इसे एज ए वैल्यू ही स्टोर कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लिटरल्स। तीसरा जो है वो है नेम्ड रिलेशनशिप, रिलेशंस बिटवीन पेयर ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनके बीच में एक नेम्ड रिलेशनशिप हो, एक रिलेशनशिप हो कि कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज अ ट्रिपल, जो भी हर हर एक जो मिनिमम बेसिक आरडीएफ में जो मिनिमम बेसिक यूनिट है वो एक ट्रिपल है। ट्रिपल का क्या मतलब है, तीन चीजों से बना है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपके भाषा में होता है ना सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट, उसी तरह से। तो सब्जेक्ट क्या है, रिसोर्स, प्रेडिकेट क्या है, रिलेशन, किस तरह का रिलेशन है, ऑब्जेक्ट क्या है, इट कैन बी अ रिसोर्स और इट कैन बी अ लिटरल, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है ना सब्जेक्ट एक है, और ये ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, और जो प्रेडिकेट मतलब रिलेशनशिप, किस रिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ एक रिसोर्स है, तो ये जो लखनऊ है, ये इसका ये कुछ हमने लिटरल वैल्यू दी हुई है, तो ये किस क्या है, ये लखनऊ, ये क्या है, ये है एक रिलेशनशिप जो है इसके बीच में, हैज पॉपुलेशन, ये एक रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप को भी हमने डिफाइन कर रखा है, इस रिलेशनशिप को भी हमने एक, अच्छा सबको एक यूआरआई प्रदान करते हैं, लखनऊ का भी एक यूआरआई होगा, हैज पॉपुलेशन जो रिलेशनशिप है उसका भी एक यूआरआई होगा, और ऑब्जेक्ट का भी एक यूआरआई होगा, अगर वो रिसोर्स है तो। जैसे इस केस में लिटरल है तो यहाँ पे यूआरआई नहीं होगा। अगर मान लीजिए लखनऊ अगर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर अगर हम उसको सुल्तानपुर दे देते या कोई और दे देते, तो उस सुल्तानपुर भी चूंकि एक रिसोर्स है तो उसका भी एक यूआरआई होता, क्योंकि यहाँ पर एक लिटरल है इसीलिए यहाँ पर इसका यूआरआई नहीं होगा, सीधा सीधा ये एज इट इज ए वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और जो आरडीएफ ग्राफ है वो कुछ नहीं है, एक कलेक्शन ऑफ ट्रिपल्स है, बहुत सारे अगर हम ट्रिपल्स को इकट्ठा कर दें आपस में कनेक्टेड ट्रिपल्स को, तो उसे हम कहते हैं आरडीएफ ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है जिसको हम बोलेंगे आरडीएफ स्कीमा। आरडीएफ स्कीमा को हम लोग शॉर्ट में आरडीएफएस भी बोलते हैं। तो जो आरडीएफएस है वो एक प्रोवाइड करता है कि जो आपकी क्लासेस हैं और जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर रहे हैं, जैसे अभी आपने हैज पॉपुलेशन एक
रिलेशनशिप, उसको हम रिलेशन है, उस रिलेशन को हम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो जो आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी और जो क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि आपने कोई क्लास, क्लास और प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है कि क्लास का मतलब है जो रिसोर्सेस के ग्रुप्स को हम एक क्लास बोलते हैं। जैसे लखनऊ क्या है, एक तरह की सिटी है, तो इस सब टाइप ऑफ थिंग कॉल्ड प्लेस या लोकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, रिलेशनशिप्स है। तो इनको डिफाइन करना है, जैसे कि हर क्लास को डिफाइन करने के लिए कि भाई क्लासेस का क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, इस और उनकी हिरार्की कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके अंडर में है, कौन सी क्लास किसके अंडर में है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम आरडीएफएस में स्टोर करते हैं। जैसे एक्सएमएल स्कीमा होता है वैसे ही कुछ कुछ होता है, बट उसकी पूरी तरह उसकी तरह नहीं है। ठीक है, जो कि एक्सएमएल स्कीमा में, जब हम एक्सएमएल स्कीमा में एक्सएसडी फाइल जो बनाते हैं वो वैलिडेशन के लिए काम आती है, बट आरडीएफएस में हम वैलिडेशन नहीं करते, सिर्फ डिस्क्राइब करने के काम आती है। और आरडीएफएस में हमको एंटेलमेंट रूल्स एक्सियम्स भी मिलते हैं। ठीक है, जिसमें हम, जैसे हम इसमें लॉजिक्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम एक लॉजिक के थ्रू हम नए ट्रिपल्स को बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई क्लास है ए, उस क्लास का कोई टाइप है बी, मतलब कि बी जो है उस ए क्लास का टाइप है, और इसी क्लास का एक और टाइप है सी। ठीक है, तो बी और सी दोनों चूंकि एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो ए की प्रॉपर्टी होंगी वो बी पे भी लागू है और सी पे भी लागू होंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो एक स्टूडेंट है, और बी जो है वो उसका एक टाइप है, टाइप ऑफ स्टूडेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि टाइप ऑफ स्टूडेंट बी है और एक और टाइप ऑफ स्टूडेंट है सी, तो दोनों में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्टूडेंट है। अब सी अलग हो सकता है, ये एक मेल हो सकता है, बी का मतलब फीमेल हो सकता है, बट ये दोनों में आपस में एक मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक जिससे जुड़े हुए हैं वो हम निकाल सकते हैं। दैट इज कि इनके अंदर जो मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दोनों स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह के रूल्स को हम डिफाइन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आरडीएफ स्कीमा। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़े तो वहां पे चर्चा होती है ऑन्टोलॉजीज की। ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है? ऑन्टोलॉजी का मतलब ये है कि जो क्लासेस और प्रॉपर्टीज हम आरडीएफएस में डिफाइन कर रहे हैं, तो आरडीएफएस जो है वो एक बहुत लो लेवल का है, उसमें हम बहुत हाई लेवल की रीजनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसमें कोई बहुत अच्छी रीजनिंग नहीं कर सकते। तो अगर हमें अच्छी रीजनिंग करनी है तो हमको एक लेवल और ऊपर जाना पड़ता है, जहां पर हम ऑन्टोलॉजीज की बात करते हैं, ऑन्टोलॉजी बनाते हैं। तो ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी जो है वो किसी पर्टिकुलर डोमेन में जो भी कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, उन कॉन्सेप्ट्स, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, पहली तो ये पता चलता है हमें ऑन्टोलॉजी से। दूसरा, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये पता चलता है। और कुछ ऑन्टोलॉजी में कुछ इंस्टांसेस भी होते हैं। इंस्टांसेस का मतलब है कि वो जो क्लासेस हैं, उन कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स में के जो एग्जाम्पल्स वो भी मौजूद होते हैं। जैसे बहुत फेमस ऑन्टोलॉजी एक है जो वाइन की एक ऑन्टोलॉजी है, बहुत उसमें हर तरह की वाइन के बारे में डिटेल में बता रखा है कि कितने तरह की वाइन है और कौन सी वाइन किससे निकली है, इनके आपस में बीच में कैसे रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन है, वो सारी डिटेल में आपको ऑन्टोलॉजीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर्मल स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड शेयरेबल एंड रीयूजेबल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक पूरी की पूरी फील्ड है, उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ऑन्टोलॉजी बनाते हैं ताकि उस डोमेन की नॉलेज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए ताकि जो प्रोग्राम्स हैं वो उसे एक्सेस कर पाए। जैसे अगर हम अपने एग्जाम्पल पे चलें, जो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था हमने, तो शेयरेबल डेटा शेयरेबल तभी होगा जब दोनों ने किसी एक तरीके से ही इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस किया होगा, तभी तो हमारा प्रोग्राम हमारे शेड्यूल को और उनके शेड्यूल को मैच कर पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि वो भी वही ऑन्टोलॉजी यूज कर रहे हो,
वही क्लासेस वही प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो अपने शेड्यूल को बनाने में जो प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ यूज हो रही है। ठीक है, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था मैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जैसे किसी फील्ड में जो नॉलेज है उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कर देना ताकि कंप्यूटर्स उसे आसानी से समझ पाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर सिर्फ हम आपकी क्लास का ही एक एग्जांपल लें, तो सबसे पहले अगर हम सोचें कि एक क्लास है तो वो क्या है, थिंग है। उस क्लास के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं भाई? एक उसमें टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद उसमें एक लोकेशन है उस क्लास की, उसके बाद उससे एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, फिर उसमें क्लास में कौन से कोर्स पढ़ाए जाते हैं, फिर उसकी टाइमिंग क्या है। क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम उनको आपस में लिंक कर सकते हैं कि क्लास है तो क्लास के अंदर हैज कोर्स, तो कौन सा कोर्स पढ़ाया जाता है। क्लास एफिलिएटेड टू, कौन से डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड है। ये सब क्या है, प्रॉपर्टी। एफिलिएटेड टू, हैज क्लास, ये सब जो है वो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं अभी हम लोग लेंगे लास्ट में। तो एग्जाम्पल हैं जैसे इसके टेक्सोनॉमीज, थिजोराई, टॉपिक मैप्स, फॉर्मल ऑन्टोलॉजीज, ये सब जो है वो इसके ऑन्टोलॉजी के ही एग्जाम्पल्स हैं। आज की डेट में सभी थिजोरस जो है वो ऑन्टोलॉजी के फॉर्म में अवेलेबल है। टॉपिक मैप्स अवेलेबल है, फॉर्मल ऑन्टोलॉजीज जो है। अगर हम इसमें ऊपर की तरफ जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हम लगा रहे हैं, उतना ज्यादा रीजनिंग हम लगा कर सकते हैं। जैसे टेक्सोनॉमीज मतलब सिंपल टैग देना, उससे कोई रीजनिंग नहीं कर, सिंपल हमने एक डिवाइड कर दिया है कि ये क्लासेस हैं, इसमें ये है, इसमें ये है, सिंपल एक क्लासिफिकेशन कर दिया है नॉर्मल। तो उसमें कोई हम ज्यादा रीजनिंग नहीं कर सकते। थिजोरी में ब्रॉडर टर्म नैरोअर टर्म बता दिया, ज्यादा रीजनिंग नहीं कर सकते। टॉपिक मैक्स, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो, कॉन्सेप्ट्स जो हैं और किससे कैसे रिलेटेड है, कुछ नहीं। ऑन्टोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जहां पर हम रीजनिंग भी कर सकते हैं, टॉप लेवल रीजनिंग कर सकते हैं। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एन ऑन्टोलॉजी स्पेसिफिकेशन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है? क्लासेस, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं, एंड सब क्लासेस। सब क्लासेस का मतलब एक तो क्लासेस होंगी, उनकी सब क्लासेस होंगी। क्लासेस क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन सम डोमेन एंड देयर प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने अभी बताया ना, जैसे हमारी क्लास में अगर एक क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास है, स्टूडेंट है, टीचर, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। और उनके किस डोमेन की बात कर रहे हैं? जैसे हम लोग अपने डोमेन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए क्लास की या टीचिंग डोमेन की बात कर रहे हैं। और उनकी प्रॉपर्टीज मतलब हर हर टीचर का कुछ प्रॉपर्टी होगी, हर स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टी होगी, हर क्लास की कुछ प्रॉपर्टी होगी, वो सब मिला के हम बोलते हैं क्लासेस। और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। तो क्लासेस तो होती ही हैं, साथ में हम डिफरेंट रिलेशनशिप भी शो करते हैं कि कौन कौन से रिलेशनशिप्स जो हैं वो इन क्लासेस के बीच में, कॉन्सेप्ट्स के बीच में आपस में हो सकते हैं। और कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि किस तरह के रिलेशनशिप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि अगर एक बच्चा जैसे अ, अ, जैसे मदर फादर का इसमें एग्जांपल दिया जा सकता है। एक चाइल्ड है तो उसके हमेशा एक ही मदर फादर होंगे, एक मदर और एक फादर ही होगा ना, एक से ज्यादा मदर, एक से ज्यादा फादर नहीं हो सकते। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो हमको ऑन्टोलॉजी में कहीं ना कहीं इसको दिखाना पड़ेगा ना कि एक अगर कोई चाइल्ड है, जिसके चाइल्ड अगर कोई क्लास कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम कितने पेरेंट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने ये हो सकते हैं। तो वो उस तरह से कॉन्स्टेंट्स हम सेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको हम बोले कि एक स्टूडेंट जो है वो एक समय में एक ही क्लास में रह सकता है ना, दो क्लास में नहीं रह सकता, वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है? एक हमने एक कॉन्स्टेंट लगा दिया है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन एट्रीब्यूट आल्सो कॉल्ड फैसेट, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्लॉट्स, रोल रेस्ट्रिक्शंस। ये इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस भी होती है कि कौन सी क्लास में किसको हम अलॉट कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किसके साथ यूज कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं उसमें। और इंस्टांसेस, जिसको हम बोलते हैं आइटम्स, इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं, इंस्टांसेस भी बोल सकते हैं, आइटम्स भी बोल सकते हैं, जो कि क्लासेस और सब क्लासेस से बिलोंग करता है। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्लास से निखिल एक इंस्टांस है, उसका निखिल एक इंस्टांस है। ठीक है, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है, वो एक आइटम है किस क्लास का, स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, तो वो उनको हम बोलेंगे इंस्टांस।
तो यहाँ पर देखिए जैसे ये क्लास, एक पर्सन एक क्लास है, एक क्लास है वुमेन, उसकी सब क्लास है सब क्लास ऑफ, ये जो वुमेन क्लास है ये सब क्लास किसकी है, ये पर्सन की सब क्लास है। मतलब कि जितने भी वुमेन हैं उनके अंदर होंगे इंडिविजुअल्स, वो सारे के सारे पर्सन होंगे ही होंगे, क्योंकि ये इसकी सब क्लास है। इसी तरह क्लास एक मैन है, तो ये सब क्लास ऑफ किसका है, पर्सन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वुमेन, मतलब कि जो इस क्लास में होगा वो वुमेन क्लास में नहीं जा सकता, कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल है जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। तो क्लास अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शेयरिंग ए नंबर प्रॉपर्टीज, थिंग इज डिफाइंड एज द मेन क्लास। सबसे ऊपर की जो क्लास होती है उसको हम बोलते हैं थिंग, थिंग से ही शुरू होती है सारी ऑन्टोलॉजी। सब क्लास है सब डिवीजन ऑफ ए क्लास, किसी एक क्लास की सब डिवीजन को हम सब क्लास बोलते हैं। प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स और बिटवीन इंडिविजुअल्स और अदर डेटा। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टीज को ज्यादातर हम इस कैमल केस में लिखते हैं, हैज चाइल्ड, हैज टाइटल। तो जैसे प्रॉपर्टी देखिए हैज पेरेंट, तो ये डोमेन डिफाइंस इन विच क्लास ए प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड। जो हैज, ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बाद स्पेस लिख के हमने उस प्रॉपर्टी को लिख दिया, डिफाइन कर दिया कि ये हैज पेरेंट प्रॉपर्टी। तो कह रहे हैं कि ये डोमेन क्या है, इस प्रॉपर्टी को आप सिर्फ पर्सन क्लास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका डोमेन यही है, इसके अलावा किसी और क्लास में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेंज, जो इसके अंदर इंडिविजुअल्स आएंगे वो इंडिविजुअल्स, हैज पेरेंट से हम जिस इंडिविजुअल्स को लिंक करेंगे वो इंडिविजुअल्स की रेंज क्या हो सकती है, जो है वो पर्सन क्लास से हो सकती है। देखिए, लिमिट्स द इंडिविजुअल द प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाइड टू। किन इंडिविजुअल्स पे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं इंडिविजुअल्स पे कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं से इस क्लास में बिलोंग करते हो। मैक्सिमम कार्डिनलिटी 2, मतलब कि कितने पेरेंट्स हो सकते हैं, हैज पेरेंट, मतलब कि अगर एक नोड है तो उससे हैज पेरेंट कितने निकल सकते हैं, दो निकल सकते हैं, दो ही लाइन निकल सकते हैं हैज पेरेंट वाली। ठीक है, इसी तरह हैज चाइल्ड, तो हैज चाइल्ड इनवर्स ऑफ हैज पेरेंट। ये हैज, अच्छा ये जो आप जैसे यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, डोमेन, रेंज, मैक्स कार्डिनलिटी, इनवर्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये सब आउल जो लैंग्वेज है उसमें डिफाइंड है। ठीक है, प्रॉपर्टी, क्लास, ये सब उसमें डिफाइंड है। ठीक है, इंडिविजुअल एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास, जैसे इंडिविजुअल जॉन है, ये इंस्टांस ऑफ किसका इंस्टांस है, ये मैन का इंस्टांस है। इंडिविजुअल मैरी है, वो किसका इंस्टांस है, वुमेन का है, हैज स्पाउस जॉन। एक और जो है वो स्पाउस कर, हैज स्पाउस करके एक और प्रॉपर्टी है। इंडिविजुअल जेन इंस्टांस ऑफ वुमेन, हैज पेरेंट जॉन, हैज पेरेंट मैरी। तो जो जेन है वो अब इस पूरे को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेन है वो एक वुमेन है, इसके पेरेंट जॉन है, इसके पेरेंट मैरी हैं, और चूंकि मैरी का स्पाउस जॉन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जॉन और मैरी दोनों जो हैं वो मैरिड हैं, जो कि इसमें कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमने इस ऑन्टोलॉजी से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑन्टोलॉजी है इससे ये बात निकल के आ रही है। तो यहाँ पे लिंक डेटा का कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ी देर बाद समझते हैं। तो जैसे आपके यहाँ प्रोटीज एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हम लोग जो आपके सिलेबस में भी डाला हुआ है। तो प्रोटीज क्या है, वो जैसे ऑन्टोलॉजीज हैं उसको बनाने के लिए ज्यादातर ह्यूमंस के द्वारा लिखा जाता है, बट उसके लिए हमको ऑन्टोलॉजी एडिटर्स की जरूरत पड़ती है। ऑन्टोलॉजी एडिटर्स जो हैं वो एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम ऑन्टोलॉजी को डिजाइन कर सकते हैं, ऑन्टोलॉजी बना सकते हैं। तो दे हैव डिफरेंट एडवांटेज, दे हेल्प ontology builder to apply complex rules, restrictions को अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। they can translate an ontology into a taxonomy and into an XML फाइल, अलग अलग तरह के XML फाइल में डाउन क्रिएट कर, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शेयर करना है, शेयरेबल बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग XML फाइल हमें ontology मिल रही है तो हम उसे इस्तेमाल करके अपनी ontology भी बना सकते हैं। इसी तरह का एक जो पॉपुलर ontology एडिटर है उसका नाम है प्रोटेज ontology एडिटर। अगर इसके विकिपीडिया कंटेंट से अगर हम देखें तो ये जो है वो जावा में लिखा हुआ है। स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर बायोमेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च ने इसको बनाया, BSD लाइसेंस में अवेलेबल है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अवेलेबल है।
और 1999 में पहली बार हुआ था, आज इसको 20 साल हो चुके हैं। और इसका जो स्टेबल रिलीज है मार्च 15 मार्च 2019 में स्टेबल रिलीज 5.5 जो है रिलीज हुआ था। इसका इंटरफेस अगर हम देखें तो इस तरह से, इसमें हम ओंटोलॉजी एडिटर्स जो अभी हमने डिस्कस किया है एंटोलॉजी, हम जैसे क्लासेस हैं, यहाँ पे हम क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला ना, हर क्लास थिंग से शुरू होती है, तो पहली क्लास तो बनी बनाई मिलेगी आपको थिंग। अब इसके नीचे अगर आपको सब क्लास ऐड करनी है तो हम इस बटन को दबाएंगे तो इसके नीचे एक सब क्लास ऐड हो जाएगी। अगर उसी लेवल की क्लास ऐड करनी है तो हम इसको दबाएंगे, अगर डिलीट करना है तो इसको दबाएंगे। फिर उसके बाद हर क्लास में सब क्लास ऑफ किसकी सब क्लास है, इंस्टांस क्या है, टारगेट, मतलब कि हम इसकी मदद से, आप देखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, डेटा प्रॉपर्टी। अगर हम डेटा को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे एज है, तो एज क्या है, वो एक तरह का वैल्यू लेके आएगा, तो हम उसको डेटा प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि वो प्रॉपर्टीज जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को लिंक करेंगे, ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप बताएंगे। जैसे कि अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा ना कि हैज पेरेंट, तो हैज पेरेंट में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा, डेटा नहीं आएगा, डेटा प्रॉपर्टी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ, हैज डेट ऑफ बर्थ, तो वहां पे डेटा प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्योंकि वहां पे एक डेटा आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, एज ईयर का नंबर आ जाएगा, या डेट ऑफ बर्थ का डेट आ जाएगा एज ए वैल्यू। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ से डेटा प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। इस टैब से इंडिविजुअल्स को डिफाइन करना है, वंस हमारे पास ऑन्टोलॉजी बन गई तो हम इंडिविजुअल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एनोटेशन का मतलब है कि उसको बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, एनोटेशंस दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंटरफेस है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, कि अगर आप फर्दर अपनी रिसर्च वगैरह में अगर फ्यूचर में करना चाहते हैं ऑन्टोलॉजी पे रिसर्च या कुछ ऐसा, तो फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये ऑन्टोलॉजीज हैं। और नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे वो है लिंक डेटा की। तो लिंक डेटा क्या है, बेसिकली क्या है कि जो सिमेंटिक वेब पे जो डेटा अवेलेबल है, सिमेंटिक वेब पे जो डेटा का जो सपोर्ट है बैकग्राउंड में, अगर इस इमेज को आप देखिए तो यहाँ पर जो सिमेंटिक वेब में, जैसे अभी हमने देखा URI है, फिर XML टर्टल RDF है, फिर आउल है, तो इनको जो डेटा का सपोर्ट है, वो सपोर्ट जो है वो हर लेवल पे लिंक डेटा प्रोवाइड करेगा। मतलब कहने का ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको इस तरह से डिजाइन करिए कि वो आपस में डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड हो और इजीली शेयरेबल हो, उसको URI के थ्रू, HTTP के थ्रू आपस में शेयर किया जा सके आसानी से, ताकि एक जो बहुत बड़ा जो ग्लोबल डेटाबेस बनाने की जो बात हो रही है उसको बनाया जा सके। तो लिंक डेटा जो है बेसिकली एक एप्लीकेशन है सिमेंटिक वेब का। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ कॉमन फ्रेमवर्क दैट अलाउज डेटा टू बी शेयर्ड एंड रीयूज्ड अक्रॉस एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एंड कम्युनिटी बाउंड्री। एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज और कम्युनिटी बाउंड्रीज से ऊपर उठ के एक कॉमन फ्रेमवर्क की तरह डिजाइन करना। ठीक है, या इसको क्रिश्चियन बायजर ने कहा है, सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पब्लिशिंग एंड कनेक्टिंग स्ट्रक्चर डेटा ऑन वेब। वेब पर स्ट्रक्चर डेटा को पब्लिश करना या कनेक्ट करने के काम आ सकता है। या विकिपीडिया इसको डिफाइन करता है, रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एक्सपोजिंग, शेयरिंग एंड कनेक्टिंग पीसेस ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन सिमेंटिक वेब यूजिंग URIs एंड RDF, employing the RDF and HTTP to publish structured data on the web। मतलब कि डेटा को वेब पर कैसे हम पब्लिश कर सकते हैं उसकी बात है। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल हैं जो कि लिंक डेटा को बोलते हैं। यूज URIs एज नेम ऑफ थिंग्स, हमेशा जो थिंग्स को नाम देने के समय URI का ही प्रयोग करिए, हर एक को एक URI दीजिए। ठीक है, यूज HTTP URIs, ऐसे URI यूज करिए जो कि HTTP को फॉलो करते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने DOI यूज कर लिया या कोई ऐसा URI यूज कर लिया जिसको हम बाद में रेफरेंसिंग नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ताकि हम बाद में अगर HTTP से चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। When looking up a URI, provide useful information with the standards such as RDF, RDFS, OWL। जो उस URI पे जब हम सर्च करें या जब हम उस URI पे क्लिक करें तो हमको इन्फॉर्मेशन RDF, RDFS, OWL या स्पार्कल में मिल जाए। इंक्लूड लिंक्स टू अदर URIs टू डिस्कवर मोर इन्फॉर्मेशन। सिर्फ अपने इन्फॉर्मेशन को हमें नहीं प्रोवाइड कर देना है URI के थ्रू, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है तो उस डेटा से भी लिंक करना है हमको अपने डेटा को। ठीक है, तो लिंक डेटा एक बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
ठीक है। जो अंडरलाइंग मॉडल है वो आरडीएफ है, जो ऐसा मॉडल है जो डेटा फॉर्मेट को डिस्क्राइब थिंग्स एंड देयर रिलेशनशिप, हम लोग ये देख चुके हैं, एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। और इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन एप्लीकेशंस, एक्सचेंज बिटवीन मशीन अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसोर्स इज नंबर ऑफ ट्रिपल से रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले सकते हैं आरडीएफ का, जैसे विनीत बेस्ड नियर लखनऊ। ये हमारे पास सब्जेक्ट विनीत है, प्रेडिकेट इसका रिलेशन जो है वो बेस्ड नियर, और ऑब्जेक्ट जो है वो लखनऊ है। तो हर एक को यूआरआई प्रदान किया। विनीत का यूआरआई है, जैसे ये मेरा यूआरआई है फॉर एग्जांपल, बेस्ड नियर का यूआरआई है ये, और लखनऊ का यूआरआई है ये। तो ये तीनों को हमने यूआरआई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या है कि ये तीनों आपस में ये दोनों आपस में लिंक हो गए किससे? बेस्ड नियर से। इसका अभी हमको अब चलता फिरता एग्जांपल आपको दिखाएंगे। तो जो अंडरलाइंग कंट्रोल है वोकैबुलरी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी वोकैबुलरी अवेलेबल है। जैसे फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड एक वोकैबुलरी है, जिसमें हम अगर हमें लोगों को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो हम फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड को यूज कर सकते हैं। अगर हम जनरल मेटाडेटा डिस्क्राइब करें तो डबलिन कोर कर सकते हैं। सिमेंटिक इंटरलिंकली इंटरलिंक्ड ऑनलाइन कम्युनिटीज, अगर कम्युनिटीज को करना है तो SIOC। ऐसे स्कॉस है, स्कॉस जो है वो vocabulary for represented taxonomy and loosely structure, जैसे क्लासिफिकेशन स्कीम है, थिसॉरस है, सब्जेक्ट हेडिंग्स है, इन सबको अगर रिप्रेजेंट करना है आपको तो आप स्कॉस का यूज कर सकते हैं। स्कॉस एक अच्छा है, अभी दिखाएंगे आपको। बहुत सारे थिसॉरस जो हैं वो स्कॉस में अपने जो पहले वाले थिसॉरस थे उन्होंने अपने आप को स्कॉस में रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि उसको जब हम कोई ऑन्टोलॉजी डिजाइन करें या कोई डेटा डिजाइन करें तो उस डेटा में इनको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही म्यूजिक की ऑन्टोलॉजीज हैं, बहुत सारी रिव्यू के लिए ऑन्टोलॉजीज हैं। तो अगर डेटा और सिमेंटिक्स की हम चर्चा करें तो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि जैसे जैसे हम मीनिंग लाने की कोशिश करेंगे, फॉर्मल नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ रहे हैं, और इधर की तरफ स्ट्रक्चर। तो अब देखिए जो सिंपल टेक्स्ट है उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है कंप्यूटर के पॉइंट से। HTML में थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैटलॉग्स में जो है आप देखेंगे कि फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जैसे आप डिफाइन करते हैं ना कैटलॉग के अंदर फील्ड डिफाइन करते हैं कि यहाँ से टाइटल मार्क के अंदर फील्ड डिफाइन करते हैं, या आप जैसे आप पंक्चुएशन मार्क डालते हैं ना कार्ड के अंदर, अभी अगर सोचें तो पंक्चुएशन मार्क डालते हैं ना कि यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो रहा है, यहाँ से पब्लिकेशन शुरू हो रहा है, यहाँ से डिटेल शुरू हो रही है। तो वो क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर डाल दिया आपने, ठीक है। तो वो कंप्यूटर को समझ आ सकता है, अगर हम उसको प्रॉपरली एनकोड कर पाए कंप्यूटर की भाषा में तो समझ सकता है। XML जो है उसमें हाईली स्ट्रक्चर है बट उसमें मीनिंग नहीं है। DBMS में हाईली स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, बट उसे एक कंप्यूटर एक डेटाबेस को एक इंसान ही समझ सकता है, कंप्यूटर्स नहीं समझ सकते। या फिर एक डेटाबेस को एक ही कंप्यूटर समझ सकता है। अगर कई सारे DBMS हैं तो उनमें हम आपस में नहीं कर सकते। लिंक डेटा क्या कर रहा है कि ये DBMS की तरह ही काम कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है कि बहुत सारे जितने भी डेटाबेसेस है सबको आपस में लिंक करके एक डेटाबेस डेटा की तरह निकाल रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर DBMS से थोड़ा कम है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो ज्यादा निकाल सकते हैं। और ऐसे ही ऑन्टोलॉजी जो है वो भी हाईली स्ट्रक्चर्ड है, और हाईली इसमें नॉलेज जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉलेज को रीजनिंग कर सकते हैं, नॉलेज को हम निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें समय कितना लगेगा हमारे पास, और जितना ज़्यादा हम सिमेंटिक्स देने की कोशिश करेंगे कितना समय और मनी लगेगा। तो वर्ड HTML में कम से कम समय में बन जाएगा, लेकिन सिमेंटिक्स वीक रहेगा। ग्लॉसरीज में थोड़ा सा सिमेंटिक्स ज़्यादा रहेगा। थिसॉरस, कंट्रोल वोकैबुलरी, डेटा मॉडल, टेक्सोनॉमीज, ऑन्टोलॉजी, समय ज़्यादा लगेगा ऑन्टोलॉजी बनाने में। इसी तरह XML या UML या RDF और कॉन्सेप्ट मैप या आउल, ये सारे जो हैं वो समय ज़्यादा लगेगा आपको, इसीलिए ज़्यादा ये पॉपुलर उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। क्योंकि इसमें अब जैसे HTML है तो वो कोई भी बना देता है ना आज की डेट में, लेकिन अगर हम उसको बोले आप ऑन्टोलॉजी बनाएंगे तभी हो पाएगा, तो सिर्फ वही सिस्टम बना पा रहे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो अगर इन नटशेल हम समझें, सिमेंटिक वेब प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क टू डिस्क्राइब एंड लिंक डिफरेंट डेटा सो दैट इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड एंड सर्च होलिस्टिकली, allow both people and computers to see and discover relationships in the data। ठीक है, डॉक्यूमेंट है, डेटा है, और ट्रिपल्स मतलब कि रिलेशनशिप हमने सेट कर दिया, जिसकी मदद से पीपल और कंप्यूटर दोनों रिलेशनशिप्स को देख सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं नए डेटा को। अब एक दो तीन एग्जांपल हैं उनको दिखाऊंगा, उससे पहले आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं।